हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्योरीज के बारे में देखेंगे, साथ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको लीनियर इक्वेशन जो आपका क्लास 10th का चैप्टर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझते रहना जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बात करते हैं तो आपको पता होगा दो चीजें, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बारे में। जब हम कांस्टेंट का बात करते हैं तो कांस्टेंट में हम किसी भी नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7/2 है, ये सब हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब हम वेरिएबल का बात करते हैं तो वेरिएबल वो चीज़ होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि आपका यहाँ एक्स और वाई हम क्या लेके चलते हैं, वेरिएबल लेके चलते हैं। अगर हम इक्वेशन लिखते थे पहले कभी 2x + 5 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होता था, बट ये वन वेरिएबल में होता था, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आपको सिर्फ x देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक x वेरिएबल मिल रहा है, एक y वेरिएबल मिल रहा है, साथ ही c जो है वो कांस्टेंट है, और a जो है और b जो है वो कोफिशिएंट है x और y का। इसको हम क्या कहते हैं, a और b को कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। साथ ही c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। बात समझ में आया। तो a b c तीनों कांस्टेंट होगा, बात समझे। और x और y क्या होगा आपके यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है। तो हो गया ना टू वेरिएबल, एक x फर्स्ट वेरिएबल और y सेकंड वेरिएबल। तो आपके चैप्टर का नाम सिर्फ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या, हमको दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। कितने इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, दो इक्वेशन का। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि अगर एक हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उनके मल्टीपल सॉल्यूशन बनते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन उनके होते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम कहते हैं कि कोई भी सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी। क्योंकि अगर हम x का कुछ वैल्यू रखें तो y का वहां से कुछ वैल्यू मिलेगा, x का हम दूसरा वैल्यू रखेंगे y का दूसरा मिलेगा, x तीसरा रखेंगे y तीसरा मिलेगा, तो वहां हमको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बात करते हैं तो कई केसेस होता है जिसमें हमको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला बात, हमको दो इक्वेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है, दोनों को मिलके क्या बना, एक सिस्टम बना। क्या बना, एक सिस्टम। इसी को हम कह देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन मिलके क्या बना, एक सिस्टम बना इक्वेशन का। बात समझ में आया। तो इस सिस्टम का क्या होगा, कुछ ना कुछ ये सिस्टम सॉल्यूशन देगा। अगर ये सिस्टम को सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन मिलता है तो हम उस सिस्टम को कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलेगा सिस्टम पे, हमको क्या मिलेगा, अगर सॉल्यूशन मिलेगा, इफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड, then system will be consistent। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट when solution does not exist। अगर किसी सिस्टम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो दो तरह का सिस्टम हुआ, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया। तो अब कंसिस्टेंट देखो, और एक बात और, सॉल्यूशन मिलना, इसका मतलब आप क्या समझोगे, सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है कि आपको वैल्यूज मिल रहा है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए थे ना, दो इक्वेशंस दिए थे, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, x एंड y का वैल्यूज, इसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन। बात समझ में आया। x का कोई रियल वैल्यू जो आएगा, y का कोई रियल वैल्यू आएगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आया। तो एक्स वाई का क्या होना चाहिए, वैल्यूज निकलना चाहिए, तभी हम सिस्टम को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर वैल्यू नहीं निकलेगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बात हुआ, ठीक है। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। बात समझ गए आप, समझ में आ गया, ठीक है। अगर अब देखो,
अब अगर आप देखोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं कहते हैं, हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लीनियर इक्वेशन बना रहे हो तो लीनियर इक्वेशन किसी भी जो भी लीनियर इक्वेशन आपका बनता है, जैसे वहां पे दिया हुआ था आपका लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर हम और एग्जांपल ले लें, जैसे ये दिया हुआ है 2x + 3y = 7, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ में आपको पता है एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो इसमें अगर आप ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे आप इस तरह से काम करते थे ना क्लास 9 में, एक्स और वाई का वैल्यू रख देते थे। मान लो एक्स आपने 0 रखा, एक्स 0 रखने पे वाई कितना आएगा? अगर आप यहाँ रख के देखो एक्स का वैल्यू हमने 0 रख दिया तो 3y = 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब y बराबर आ जाएगा 7/3। सेम आपने अगर y को 0 रख दिया तो x कितना आएगा? y को अगर हमने 0 रख दिया तो x आ जाएगा 7/2। तो इसका एक दो सॉल्यूशन हम अपने से लिख रहे हैं ना, ये एक ये सॉल्यूशन, एक दूसरा सॉल्यूशन। x0 पे y कितना मिलेगा? y 7/3 मिलेगा, तो x0 पे y क्या मिलेगा? 7/3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नाम दे दूं हम 0, 7/3, और y0 पे x कितना मिलेगा? 7/2, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? 7/2, 0। तो ये जो हम लाइन बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो यही स्ट्रेट लाइन जो होगा वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 2x + 3y = 7। बात समझ में आया? तो लीनियर इक्वेशन क्या ग्राफ में बताता है? एक स्ट्रेट लाइन। बात समझे? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं तो पहली बात हमारा क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, मतलब हमको दो स्ट्रेट लाइंस का बात करना है। कितने स्ट्रेट लाइन का? दो स्ट्रेट लाइन का। तो देखो दो स्ट्रेट लाइन में पहला केस होगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? दोनों लाइन हमारा क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक बात आप बताओ, अगर दो लाइन कभी आपको ऐसा दिखाई दे दे, एक पहला लाइन एक दूसरा लाइन, दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रहा है। जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो लाइन को बनाया, क्योंकि एक इक्वेशन पहले लाइन को बनाया, दूसरा इक्वेशन दूसरे लाइन को बनाया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे इसका इक्वेशन ये होगा a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे का a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन हमने लिख लिया। तो अगर यहाँ पे सिस्टम हमारा होगा a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारा एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। तो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा? तो देखो जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहीं पे जो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमको सॉल्यूशन कैसा देखने को मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टाइप है यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आया? तो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपका a1/a2, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे ही मिलेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बात समझ में आया? ये कंडीशन होगा तभी आपको कैसा मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, और तभी आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आया? एक जगह लाइन इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। उसी पॉइंट पे जो x और y का वैल्यू मिलेगा ग्राफ में, वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर सॉल्यूशन। x और y का वैल्यू जो वहां पे मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो यूनिक सॉल्यूशन पे हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बात समझ में आया? और कैसा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब देखो यहां एक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? हम यहां पे कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आया? सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो ये सब बातें आप याद रखो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है सेकंड, आपका सेकंड है लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसा है? पैरेलल है। लाइंस आर पैरेलल। देखो
जब लाइंस पैरेलल रहे तो लाइंस पैरेलल का मतलब एक लाइन ऐसा बना, दूसरा लाइन ऐसा बना, ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कहीं इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइन है, बस चलते जा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं लाइन वो मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहां पे जो सॉल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। और यहां पे जो कंडीशन होता है, यहां पे कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये सब क्या है रेशियोज, ये सब वही है जो आपने पहले इक्वेशन में लिया था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब चाहे तो लाइन का इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम यहां पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पिछले केस में सिस्टम क्या था, कंसिस्टेंट था, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन मिल रहा था। और कंडीशन मैंने बता दिया, कंडीशन क्या होगा ये। ठीक है, कंडीशन ये होगा। बात समझ में आया। तो ये पैरेलल का कंडीशन था। थर्ड कंडीशन है आपका, थर्ड है लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। इंसिडेंट, कोइंसिडेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका एक लाइन है, जैसे आपका एक लाइन है, दूसरा लाइन जो है इसी पे ओवर चढ़ गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, देखो एकदम ओवरलैप करेगा, पता नहीं चलेगा आपको कि एक के ऊपर दूसरा आ गया है, लेकिन हमने बस दिखाने के लिए थोड़ा सा रखा। देखो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा येलो का रेड शैडो की तरह दिख रहा होगा, तो इसका मतलब लाइन क्या हुआ, दोनों एक के ऊपर आ गया। तो सिस्टम क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 था। तो इसका कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, कंडीशन इसका जो होता है लाइंस कोइंसिडेंट का, वो ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों जो रेशियोज हैं वो बराबर होते हैं कोफिशिएंट के। बात समझ में आया, ये कंडीशन किसका हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस का। अब देखो यहां पे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो हर जगह लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इसका कई मिल सकता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एक पॉइंट बनेगा। पहले केस में क्या था, आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखाई दे रहा था, यहां पे बस सॉल्यूशन था, इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक पॉइंट दिख रहा था। सेकंड केस में क्या आपको मिला, कोई पॉइंट नहीं मिला, इसलिए हम इसको क्या कहें, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस में हमें क्या मिलेगा, हर जगह पॉइंट में सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहां पे हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। बात समझे, यहां पे कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहां सिस्टम क्या है, यहां पे सिस्टम जो है आपका क्या है, देखो सॉल्यूशन यहां भी मिल रहा है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आया, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बात समझ में आया। तो लाइन हमारा क्या करेगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो इसका मतलब लाइंस कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, पिछला केस में लाइन पैरेलल था, उससे पिछला केस में लाइन इंटरसेक्टिंग था। तो तीन तरह का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ठीक है, तो अगर आप इस टेबल को देखो तो देखो ये टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में आपका ये टेबल दिया हुआ है, इसमें तीनों केस आपको डिस्कस किया गया है। जैसे देखो a1/a2, देखो इसमें एग्जांपल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 दिया हुआ है और एग्जांपल दिया हुआ है। तो फर्स्ट में x - 2y इक्वल टू 0 और दूसरा 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो a1/a2 आया 1/3, b1/b2 आया -2/4 और c1/c2 आया 0। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब ही तो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात समझे, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब हमको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड में एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें देखो a1/a2 है 2/4, b1/b2 है 3/6, तो इसको हम काट के यहाँ पे हम काट के लिख सकते हैं ना 1/2, इसको भी 1/2, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया। साथ में थर्ड -9/18 भी 1/2 ही होगा, तो ये तीनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइंस कैसा होगा, कोइंसिडेंट। हमने पहले बताया अगर तीनों बराबर हो गया तो लाइन कोइंसिडेंट होगा और सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझे। और थर्ड का केस है ये और ये बराबर है, 1/2 है ये, और ये दूसरा भी 1/2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, बट ये तीसरा बराबर नहीं हुआ। ये दोनों बराबर हो गया, तीसरा नहीं हुआ, तो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल, और सॉल्यूशन क्या होगा, नो।
ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो 3 तरह का केस आया ना, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, मेरा ऑर्डर पहले पैरेलल तक का था, बाद में इन्फिनिटली का था, कोई बात नहीं, आप समझ जाना बस। तो जो पहला वाला केस है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। दूसरा भी क्या है, कंसिस्टेंट है, यहां पे कंसिस्टेंट है। बाकी तीसरा जो है पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। बात समझे? तो पैरेलल रहता है तो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ओवरलैप कोइंसिडेंट रहता है तो कंसिस्टेंट होता है, और यूनिक होता है तो कंसिस्टेंट होता है। बात समझ में आ गया? तो इस टेबल को आप देख लेना। अब देखिए आपको ठीक है, तो इस टेबल में आपको समझ में आ गया, ये सब हमारा क्या था, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का बात था। तो लीनियर इक्वेशन में मेनली अगर आप देखोगे तो आपको यही सब देखने को मिलेगा। इस टेबल को आप बस ध्यान में रखना, क्योंकि अब देखो, अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वो मेनली हम क्वेश्चंस 2 तरीके से करेंगे। अगर आप देखोगे हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, हम पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो देखो, पहला तरीका तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन। पहला तरीका जो सबसे पहले आपका यूज में आता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या है, आपको बस क्या करना है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों का लाइंस ड्रॉ करो आप, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप कहोगे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वो क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन देगा, और हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन ग्राफिकल में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे आप क्रॉसपॉन्डिंग, अगर जैसे आप लाइंस 2 यहां पे कर रहा है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में? आपको ग्राफ बना के देखना होगा। दूसरा केस जो होगा आपका वो होगा, दूसरा केस जो होगा वो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ये सब देखो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से तभी आपको समझ में आएगा। और थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, जब एलिमिनेशन मेथड देखोगे तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 वेरिएबल दोनों में रहेगा एक्स और वाई, हम वहां चाहे एक्स को एलिमिनेट करें चाहे वाई को करें, उससे हम फिर सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होगा। तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक्स को वाई के टर्म में ले आएंगे या वाई को एक्स के टर्म में ले आएंगे, और जो एक इक्वेशन बचा रहेगा वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सब हम क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल वैसे ही हम समझाएंगे क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही तो समझ में आएगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। ग्राफिकल भी मैंने बता दिया कि आप क्या करो, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। बात समझ में आया? तो ठीक है, तो ये आपने समझ लिया ना। तो देखो, बेसिक आपको ये सब चीजें याद रखना है, जो भी हमने कंडीशन बताया वो सब कंडीशन का आगे क्वेश्चन में यूज होगा। बात समझे? और सॉल्व जहां करना होगा वहां पे तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वो आप ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आपको फिर समझ में आएगा। बात समझे? तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस हम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, पहला आपको इक्वेशन दिया है x + y = 14, और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 4। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है। कौन सा मेथड बोला है ये आप देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमने क्या बताया कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले आएंगे। तो अगर आप कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हो, तो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1। हम 1 का यूज करके क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखा जा सकता है 14 - y। x बराबर हम लिख सकते हैं 14 - y, तभी ना होगा y, या फिर y बराबर हम 14 - x भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा, x बराबर 14 - y। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को, अब देखो x y जो है x जो है वो y के टर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन का आप यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाओगे, उस इक्वेशन का आप दोबारा से वहां यूज नहीं करोगे। अगर हमने अभी 1 का यूज करके x को 14 - y लाए थे, तो हम वापस से 1 में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो अब इक्वेशन 2 में आप क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इक्वेशन 2 में x की जगह हम क्या लिख देंगे, 14 - y = 4। तो देखो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया।
टू वेरिएबल हट गया ना, क्योंकि हमारा सेम वेरिएबल आ गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2i बराबर 4 हो जाएगा। 14 माइनस 2i बराबर 4। तो इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व करो तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। तो 2y बराबर आ जाएगा हमारा 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो y का आपको वैल्यू क्या मिला 5। अब x का अगर वैल्यू निकालना है तो आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो। फ्रॉम 3 x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। तो x का वैल्यू क्या आएगा 9। तो हमें एक सॉल्यूशन क्या मिला, इस इक्वेशन का सॉल्व करने बोला था ना, तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आया इसका x बराबर 9 एंड y बराबर 5। x बराबर 9 और y बराबर 5, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। बात समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी था ना, ठीक है। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड आ गया, तो पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 है और दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर 22। ये है, इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो पहले आप चेक करो कि हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में नहीं, इसमें आपको एलिमिनेशन करना है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आपको एक वेरिएबल को खत्म करना होगा। खत्म इन द सेंस आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को इस तरह से कुछ नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे आपका यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। तो अभी तो कोई वेरिएबल को हम घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि 2x से 4x नहीं कटता है, 3y से 6y नहीं कटता है। लेकिन अगर हम इस 2x को 4x बना दें तो 4x से 4x माइनस करेंगे तो 4x खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हमारा x खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। एक मिनट, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको, ये जो क्वेश्चन है आपको बोल दिया है कि आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, बट यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा। यहां ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और दूसरा 4x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे चेक करो कि ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट तो नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। क्यों, देखो अगर आप यहां पे देखो, अगर आप a1 by a2 निकालो तो वो आएगा 2 by 4, इसका मतलब 1 by 2। सेम b1 by b2 निकालो तो ये क्या आएगा 3 by 6 यानी कि 1 by 2। और लास्ट c1 by c2 निकालो तो ये आएगा माइनस 11 by माइनस 22 यानी कि 1 by 2। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इस इक्वेशन में क्या सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसा रहेगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस कैसा रहेगा कोइंसिडेंट। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाते हैं तो वो मेनली यूनिक सॉल्यूशन देता है। बात समझ में आया, तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये एलिमिनेशन मेथड ऐसे लिखा है तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हो कि y को आप क्या मान लो, k मान लो, तो जो x आएगा वो k के टर्म में ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप y को k मानते हो तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3k, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3k बाई 2। ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बट k के टर्म में होगा। k आप कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर ले सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आया, तो इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। बट हाँ, हमें ये पता चल गया ना कि यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट होंगे तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, बट एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, मेनी सॉल्यूशन। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, अच्छा ये दिया हुआ है। देखो इसमें आपको चेक करके बताना है कि स्टेट वेदर द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा 2x प्लस 4y बराबर 16। ये दो आपको इक्वेशन दे रखे हैं, मेरे ख्याल से ये भी वैसा ही है। x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हमारा पहला होगा और दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 दूसरा होगा। अगर आप यहाँ चेक करो a1 बाई a2 को तो ये आएगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 चेक करो तो ये आएगा 2 बाई 4 यानी कि ये भी 1 बाई 2 हो गया।
और तीसरा C1/C2 चेक करो तो ये आएगा -8/16, ये भी 1/2, -8/-16 ये भी कितना होगा 1/2। तो यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा था। ठीक है, तीनों बराबर था ना, 1/2 1/2 1/2। तो यहां पे भी लाइंस कैसा होगा, यहां पे लाइंस क्या होगा, कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस कैसा होगा यहाँ पे, कोइंसिडेंट। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया। तो आपसे पूछ रहा था ना कि स्टेट वेदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया। इसमें भी वही, आप x को k रख दो तो y का कुछ वैल्यू हो जाएगा, या फिर y को k रख दो x का कुछ वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन अब आपके लिए अच्छा है। इसमें क्या बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालो जिसमें आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें कैसा सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो। तो पहला इक्वेशन दिया है kx प्लस वाई माइनस बराबर 0। देखो जो भी चीजें आपकी लिखी रहती है ना, सबको हम LHS में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 को भी हम LHS में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, kx प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा 3x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 दूसरा है। बोला क्या है, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या केस पढ़ा था, नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ये केस होता है। तभी लाइंस हमारा क्या होता है, पैरेलल, और सिस्टम क्या होता है, नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन देता है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले A1/A2 आप निकालो। A1/A2 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हुआ k, ये हुआ 3, तो k/3 आया आपका A1/A2। ठीक है, दूसरा B1/B2 क्या हुआ, ये हुआ 1/k, क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे k है। आपको पता है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसमें ये किसका केस है, ये नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया A1/A2 और B1/B2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब k/3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/k के। k/3 किसके बराबर होना चाहिए, 1/k के। तो इसका मतलब k स्क्वायर होना चाहिए 3 के बराबर। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। बात समझ में आया। और अगर एक आप जो बराबर नहीं है वो भी देख लो। अगर आप देखो यहाँ पे, तो k/3 अगर हमारा C1/C2 क्या आएगा, C1/C2 आएगा हमारा 1/3। तो k/3 1/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब k 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, k 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और B1/B2 कितना था, 1/k नॉट इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे आपका k नॉट इक्वल टू 3, तो k आपका प्लस माइनस √3 आएगा। k का वैल्यू आपसे पूछा है, साथ ही आप ये भी जान लो कि k जो होगा वो 1 और 3 भी नहीं होगा। बात समझ में आया, क्योंकि देखो आपको A1/A2 बराबर B1/B2 तो हमने लिख दिया, लेकिन ये बराबर ये नहीं भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब A1/A2 क्या था आपका, A1/A2 k/3 था, तो k/3 1/3 के बराबर नहीं होगा, मतलब k 1 के बराबर नहीं होगा। दूसरा B1/B2 क्या था, 1/k था, B1/B2 क्या था, 1/k था। तो 1/k हमारा, ठीक है, 1/k जो होगा हमारा वो 1/3 के बराबर नहीं होगा, तो k 3 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये सब चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो k का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस √3। बात समझे। ठीक है, k का वैल्यू चाहे √3 हो चाहे माइनस √3 हो, दोनों के केस में होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली। चलो देखो, ये ग्राफिकली सॉल्व करने बोल रहा है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने वाला जो हमने वन शॉट वीडियो में पढ़ा था वो क्या आपने देखा था, अभी हमने बताया था वन शॉट में। तो क्या था, ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा। तो आपके पास दो इक्वेशन है, पहला क्या है, दो इक्वेशन है, ये ओरिजिन होगा, ये x होगा, ये y होगा। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो आपको यहाँ पे पहले ये लाइन को बनाना पड़ेगा। तो x y का वैल्यू रखो, x हम 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, y 0 रखोगे तो x 6 आएगा। ठीक है, और किसी वैल्यूज का जरूरत नहीं है, बस दो ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगर आप वहाँ दूसरा देखो, x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें भी आप दो वैल्यूज रख के देखो, x और y। तो आप अगर x 0 रखोगे तो y माइनस 2 आएगा, अगर y 0 रखोगे तो x 2 आएगा, y 0 रखोगे तो x 2 आएगा। ठीक है, अब दोनों का लाइन बनाओ।
देखो क्या करेंगे, हमारा जो है y का वैल्यू 6 तक गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और x का वैल्यू कहाँ तक गया, ये भी 6 तक गया ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरा जो है x 0 -2 तक भी गया है y, तो इसका मतलब -1 -2, ठीक है, x तो ठीक है। अब इतना में आप ग्राफ बना सकते हो। पहला है पॉइंट 06 और 60, तो 06 जो पॉइंट होगा ये होगा इस एक्सिस पे, और 60 जो होगा ये होगा। तो अगर आप इन दोनों को लिखो पॉइंट फर्स्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पे जो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा पहला इक्वेशन के लिए बनेगा। ये कौन सा इक्वेशन के लिए बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन बनेगा। और सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, 0 -2, 0 -2 यहाँ आएगा, और दूसरा 2 0 2 0 आपका यहाँ आएगा। तो ये दूसरा लाइन बनेगा आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, बात समझ गए। तो ये दोनों लाइन बन गया। अगर आप लाइन का इक्वेशन लिख दो तो ये जो लाइन होगा x - y = 2 होगा, और ये जो होगा x + y = 6 होगा। रेड वाला x + y = 6 होगा, और ये x - y = 2 होगा। देखो ये फिगर रफ बन रहा है, तो थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो सकता है। अब क्या बोला है, इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब x y का वैल्यू बताना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो y जो कोऑर्डिनेट है इसका वो 2 के सामने है, और x कोऑर्डिनेट जो है 4 के सामने है। 4 से थोड़ा आपको इधर लग रहा है, बट एक्चुअली में वो 4 ही होगा, क्योंकि आप ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ रफली बना है ना, तो थोड़ा सा ये ग्राफ में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। बट अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे 4 और 2 होगा, क्योंकि देखो अगर आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो देख लेना आपका 4 और 2 ही आएगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा ना ये होगा 4, 2, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका वो क्या होगा, x = 4 और y = 2। अब चाहो तो इसको यहाँ रख के देख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन में आपको सेटिस्फाई करेगा। x + y = 6 है तो 4 + 2 ठीक, और x - y = 2 है तो 4 - 2 2, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4, 2। तो ग्राफ बना के जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। बात समझे। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो ये भी इक्वेशन बढ़िया है। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इनका कलर चेंज कर दो। पहला इक्वेशन है kx - y - 2 = 0, जो RHS में है सबको हमने LHS में ले आया। और दूसरा 6x - 2y - 4 = 0। बोला क्या है आपको, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होता है। तो अब यहाँ a1/a2 निकालो। a1/a2 क्या है, k/6। b1/b2 क्या है, अगर आप ध्यान दो यहाँ -1 यहाँ -2 यानी -1/-2 यानी 1/2, और c1/c2 क्या है, यह है -2/-4 यानी कि ये भी है आपका -2/-4 यानी कि 1/2 है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको बराबर हो गया, बस हमको इसको बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं k/6 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से k/6 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। तो इसका मतलब k = 6/2 आ जाएगा, यानी कि k = क्या आ जाएगा, 3। तो 3 इज द राइट आंसर। तो k का वैल्यू क्या होगा, 3, k = 3, ठीक है, ये आंसर होगा। बस समझ में आ गया, k/6 = हाफ, तो इसका मतलब k = क्या होगा, 3, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 6 पहला है, चलो सब LHS में ही ला के लिख देते हैं, -6 = 0, और दूसरा है आपका 4x + 6y - 9 = 0। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए हमको a1/a2 का पहले वैल्यू निकालना है। a1/a2 आएगा यहाँ 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 क्या आएगा, 3/6 यानी कि 1/2, और लास्ट c1/c2 क्या आएगा, -6/-9 यानी कि 2/3, ठीक है, ये 2/3। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। हियर a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 जो कि हाफ के बराबर है, जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 आ रहा है 2/3 और वो सब है 1/2 1/2। तो यहाँ पे सिस्टम कैसा होगा, अब ये किसका कंडीशन है आपको पता होगा, ये किसका कंडीशन है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं,
नो सॉल्यूशन देते हैं, पैरेलल लाइन से क्या मिलता है हमें, नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम यहाँ होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। अच्छा, आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो तो पहला लाइन है आपका x + y = 4 और दूसरा है x एक्सिस। अच्छा x = 0, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x एक्सिस के साथ आपको ट्रायंगल बनाना है। अच्छा देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास लाइन क्या है, x + y = 4 है, तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो इसको आपको x और y का वैल्यू रखना है खुद से। x का वैल्यू अगर आप 0 रखो तो y 4 आएगा, y 0 रखोगे तो x 4 आएगा। तो इसका मतलब 0 4 और 4 0 हमारा एक पॉइंट होगा। तो मेरे यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 4 और यहाँ हम ले लेंगे 4, तो ये 4,0 हो जाएगा और ये 0,4 हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो आपका लाइन कुछ यूँ होगा, x + y = 4, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका x = y = 4 लाइन हो गया। और किसके साथ बोला, x = 0, तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x = 0 होता है। x = 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का। तो x = 0 पे यह कहाँ मीट कर रहा है। अगर आप देखोगे आपको क्या बताना था, सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म द लाइंस एंड x एक्सिस। अच्छा, तो x + y = 4 और x = 0, अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो 0,4 आएगा। ठीक है, 0,4 पे तो आ रहा है x + y = 4 और x = 0 का, लेकिन आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का एरिया और किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये लेंथ जो होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ओरिजिन पास, तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, 4 यूनिट। ये लेंथ क्या होगा, 4, और ये लेंथ भी क्या होगा, 4। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर ओ ए बी हम नाम दे दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि 4 यूनिट, हाइट यानी कि 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया आएगा 4 4 16/2 यानी 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, 8 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, तो ऐसे होगा क्वेश्चन। और अगर सॉल्व ग्राफिकली बोला था तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप देखो 0,4। बात समझ में आया, x = 0 और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,4 होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट पेयर ऑफ हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो अब यूनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया, तो यूनिक सॉल्यूशन से आपको क्या पता है, सबसे पहला इक्वेशन है kx + 2y - 5 = 0 और दूसरा है 3x + ky - 7 = 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता, ये आपको लगाना है। तो a1/a2 का मतलब क्या है, a1/a2 हम ये कहेंगे कि ये जो है k/3 के बराबर है और b1/b2 जो है वो किसके बराबर है, 2/k के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सी का हम नहीं चेक करते हैं, ये दोनों सबसे पहले आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब k/3 जो है वो 2/k के बराबर नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं k² जो होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब k जो होगा वो ±√6 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया, तो k का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो कभी भी ±√6 के बराबर नहीं होगा। बात समझे, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, k कैन टेक देखो वैसे लिखता नहीं हूँ यहाँ पे ये ध्यान दो कि k का आपका कोई भी रियल वैल्यू तो आएगा, k कोई भी रियल वैल्यू आपका ले लेगा। हाँ भले आप k को आप 0 मत देना, क्योंकि 0 से तो x का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, लेकिन आपका k कोई भी वैल्यू लेगा, कोई भी रियल वैल्यू लेगा, लेकिन ±√6 नहीं लेगा। वैसा हुआ तो ये बराबर हो जाएगा ना, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर यही डायरेक्ट होगा कि k नॉट इक्वल टू ±√6। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज नो सॉल्यूशन। देखो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन बोला है। पहला इक्वेशन है 3x + ky - 5 = 0 और दूसरा है 6x + 2ky - 12 = 0। इसमें क्या बोला है, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या कंडीशन पता है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा।
बात समझ में आया? ये नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में आप सबसे पहले यहाँ वैल्यू निकालो। a1/a2 क्या है? a1/a2 है 3/6 यानी कि 1/2। दूसरा b1/b2 क्या है? ये है k/2k यानी कि ये है 1/2। और लास्ट c1/c2 क्या है? ये है -5/12 यानी कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/12। तो ये दोनों तो बराबर आ गया। अब k का वैल्यू का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोला है ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि k का भी कोई भी वैल्यू होगा। k यहाँ पे एनी वैल्यू हम ले सकते हैं, एनी वैल्यू, बट आपको जीरो नहीं लेना है, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, k कोई भी वैल्यू ले लेना बट जीरो मत लेना, क्योंकि जीरो रखने से क्या होगा? अगर आप जीरो रख दोगे तो अगर आप जीरो चेक करोगे 0/0 बन जाएगा, तो वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो सब डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए k यहाँ पे एनी वैल्यू होगा एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि देखो इसमें k से k कैंसिल ही ना हो जा रहा है, तो 1/2 तो आ ही जा रहा है बराबर। तो यहाँ k हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, k का यहाँ एनी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। बात समझ में आया? बट जीरो नहीं लेना, उसका क्यों मैंने रीजन बता दिया, एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बेसिक से कर रहे थे, या फिर आपका सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो आप क्वेश्चन है, इसमें भी हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, बट पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा क्या गिवन है। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो आपको यहाँ क्या बोला है, 2 डिजिट का सम दिया हुआ है 2 डिजिट के नंबर का। आपको पता होगा जैसे हम 20 लिखते हैं या 24 लिखते हैं, तो 24 एक 2 डिजिट का नंबर है ना, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? 2 × 10 + 4 × 1 ऐसा लिखते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, 2 × 10 का पावर 1 + 4 × 10 का पावर 0, ये लिखा जा सकता है, ऐसा ही लिखते हैं। तो अगर हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं, जैसे कि अब 55 लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? 5 × 10 का पावर 1 + 5 × 10 का पावर 0, ये लिखने का तरीका होता है हमारा 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में हम एक और ऐड कर देते हैं, अगर 555 है तो 5 × 10 का पावर 2 + 5 × 10 का पावर 1 + 5 × 10 का पावर 0, ऐसा हमारा लिखा जाता है 3 डिजिट का नंबर। बात समझ में आया? तो 2 डिजिट का नंबर हम जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब अगर हम डिजिट को माने, सबसे पहले अगर हम डिजिट को माने, लेट द डिजिट्स, या फिर ऐसे क्या मान लें, यूनिट प्लेस पे मान लें, यूनिट प्लेस पे हम मान लें x और टेंथ प्लेस पे मान लें y। यूनिट प्लेस पे x और 10 प्लेस पे y, तो हमारा एक्चुअली में डिजिट होगा yx, ऐसा ही कुछ लिखा होगा। मतलब ये डिजिट का हम बस बात करें, y × x मत समझना इसको, y इधर लिखा है x इधर लिखा है। तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या है? x है, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर 0 से, और y जो है हमारा 10 प्लेस में, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर 1 से। तो हमारा जो नंबर होगा वो ऐसा ही ना होगा, नंबर ऐसा ही ना लिखा होगा जैसे अभी हमने बताया था 24 एग्जाम्पल लेके, या और भी एग्जाम्पल से हमने अभी बताया था। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या होगा? नंबर होगा, यानी 10y + x हमारा क्या होगा? नंबर होगा। बात समझ में आया? 10y + x। तो इसका सम दिया हुआ, मतलब yx हमारा अगर डिजिट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x + y = 10 है, ये दिया हुआ है। बाकी ये हमारा जो है ओरिजिनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग, अगर हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, अगर नंबर को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो होगा वो बन जाएगा 10x + y, क्योंकि हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया ना। मतलब अगर जैसे 35 लिखा होता तो उसको हमने 53 कर दिया, तो हमारा नंबर क्या बदल में आ गया? 10x + y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चीज दिया हुआ था, सम ऑफ डिजिट दिया हुआ था x + y = 10, और जो नंबर फॉर्म था रिवर्स करने से वो 36 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 10y + x है, अगेन और क्या बात दिया है? ओरिजिनल नंबर अगर आपका 10y + x है, तो जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया वो 36 ज्यादा है। मतलब अगर इसमें हम 36 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 10x + y। बात समझे? तो यहां से देखो, एक इक्वेशन तो आपको ये बना है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर आप सबको RHS में ले जाओ, और लेकिन हम लिखेंगे LHS में, तो 10x में x गया 9x - 9y, 9x - 9y, 10y भी इधर गया तो -9y, x इधर गया तो +9x = 36। तो यहाँ बनेगा x - y = 4। तो आपका एक इक्वेशन बना x + y = 10, दूसरा बना x - y = 4। तो इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड
देखो एलिमिनेशन मेथड अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है तो इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो स्लाइड ऐड कर देता हूँ। x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, यही था ना। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को खत्म करते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2, अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो क्या होगा हमारा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 14, तो x बराबर आ जाएगा 7। x कितना आ गया 7। अब दो इक्वेशन था, एक ये था एक ये था। अगर आप किसी भी इक्वेशन में अब पुट कर दो x का वैल्यू फ्रॉम 1, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, तो x का वैल्यू कितना था 7 प्लस वाई बराबर 10, तो x कितना y कितना आ गया आपका 10 माइनस 7 यानी कि 3, तो y बराबर यहाँ से कितना मिल गया 3। तो आपको दो वैल्यू मिल गए, x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, तो ये x और y का वैल्यू मिला, तो इन दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में एक बार एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन जैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर x y का वैल्यू मिल गया तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है ये i है, ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो क्या हमने निकाला था 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस x यानी कि 7, तो ये हो जाएगा 10 30 प्लस 7 यानी कि 37। बात समझ में आया। और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग कितना आ जाएगा, अगर ये 37 आ गया है तो ये 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73। तो आपको बोला क्या था 37, अगर आपका ओरिजिनल नंबर है उससे 36 ज़्यादा है तो बात सही है, जो रिवर्स करने के बाद नंबर है वो इससे 36 ज़्यादा ही होगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, यही पूछा था ना हमसे क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यही ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 10 years द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्या बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है प्रेजेंट एज, फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन से। 10 साल बाद द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लेट करना होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आपको सबसे पहले दोनों का एज मानना है, ठीक है, क्योंकि हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हमको दोनों वेरिएबल मान के चलना है। ऐसा नहीं कि आपको एक वेरिएबल से काम चल रहा है आप एक ही मानोगे, दोनों मान के चलना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हमने क्या मान लिया, फादर और सन का एक्स एंड वाई, मतलब एक्स फादर का होगा, सन का क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आ गया। तो और क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम साइड में लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फादर का जो एज है वो 3 टाइम है, यानी x बराबर 3y है, ये फादर का एज आपको दे रखा है। और क्या देख रखा है, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। तो देखो आफ्टर 10 years अगर हम फादर्स के एज पे देखेंगे, फादर्स का एज देखेंगे तो फादर्स का एज कितना हो जाएगा, पहले x था, 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा ना, और सन्स का, सन्स एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10। बात समझ में आया। तो 10 साल के बाद ऐसा हुआ, तो आफ्टर 10 year ऐसा है, द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन एज। तो 10 साल के बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, अगेन 10 साल के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो उसके पिता का एज है वो डबल हो गया बेटे के एज से, तो इसका मतलब x प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 2 टाइम्स y प्लस 10। बात समझ में आया। तो पहला इक्वेशन था x प्लस x इक्वल टू 3y, और दूसरा इक्वेशन बना आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अगर आप इक्वेशन 1 से यहाँ x का वैल्यू रख दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो x की जगह पे आप 3y रख सकते हो, 3y प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ अगर सॉल्व हम करेंगे, जगह इधर चलो कर देता हूँ, यहाँ देखो क्या आएगा, 3y में से 2y गया यानी y बराबर 10, तो y बराबर 10 यानी सन का प्रेजेंट एज क्या आ गया 10। बात समझ में आया। आप यहाँ से सॉल्व कर लो, सन का प्रेजेंट एज क्या है 10 है, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 10 यानी कि 30। बात समझ में आया। तो यहाँ फाइंड देयर प्रेजेंट एज ही पूछा है ना, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर्स 30 और सन्स क्या हो जाएगा, सन्स जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। बात समझ में आया। 30 years एंड 10 years आंसर है। ठीक है, बात समझ गए, ऐसे सॉल्व होगा। हाँ, इफ 2 is added to numerator and 1 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 1. Find the fraction. तो देखो सबसे पहले मैं let the fraction be x by y। हम फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x by y, मतलब उसका न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, y है, हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है, 2 is added to numerator। अगर न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होगा। बात समझ में आया।
2 is added to numerator and 1 is subtracted from the denominator, हाँ, the fraction become 1. Find the fraction. यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो बनेगा x + 2 = y - 1, तो यहाँ जाएगा x - y बराबर -3, तो x - y + 3 = 0. एक इक्वेशन तो यहाँ बन गया. इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक चीज़ मिसिंग है. ठीक है, देखो आप क्वेश्चन भी लग रहा है कि इफ 2 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, the fraction become 1. यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट मिसिंग है. ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में दिया होना चाहिए था ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम या कुछ एक्स्ट्रा भी दिया रहता, तब हम इस क्वेश्चन को बना पाते ना. ऐसे तो यहाँ कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन बना, यहाँ एक से ज़्यादा इक्वेशन तो बना नहीं. ठीक है, इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train traveled 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of train. देखिए क्या बोल रहा है. एक ट्रेन जो ट्रैवल किया है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल किया है यूनिफॉर्म स्पीड से. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड ट्रेन का हर जगह पे क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है. अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है तो वो 1 घंटा कम समय लेगा. बात समझ में आया. देखो हमको सफ़र करना है, कितना है, 360 किलोमीटर ही सफ़र करना है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाता है तो हमारा 1 घंटा टाइम कम लगेगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना. ठीक है, तो अगर हम लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स मान लें. स्पीड कितना मान लें, एक्स ट्रेन का, एंड टाइम टेकन, जो एक्स स्पीड से गया है 360 किलोमीटर कवर किया है, तो उसमें जो टाइम उसको लगा है उसको टाइम टेकन भी वाई, टाइम को वाई मान लिया और स्पीड को हमने एक्स मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड बिन बिकम 5 किलोमीटर मोर, स्पीड अगर हमने 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया, ठीक है, स्पीड अगर हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो वो 1 घंटा कम टाइम लेगा. इसका मतलब कितना टाइम कम लेगा, y - 1 टाइम लेगा, तो ये 360 के बराबर आएगा. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपका ये बनेगा. देखो हाँ, देखो यहाँ पे क्या, ये हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आपको ये बात पता होगा स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर. तो आपका एक यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x + 1 × y - 1 बराबर 360. बात समझ में आया. ये पहला इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस का. और दूसरा क्या बोला था हमने, क्या लिया था, x × y. तो x × y पहला जो हमने लिखा था वो 360 के बराबर था. ये दोनों 360 के बराबर होगा, क्योंकि देखो अगर हमने स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगा, और पहले केस में हमने क्या किया था, स्पीड वही था x और y, तो हमारा डिस्टेंस 360 था. बात समझ में आया. डिस्टेंस हमारा कम नहीं हुआ है. अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा, x y + y, यहाँ पे भी मिसिंग है क्या कुछ, x y + y - x - 1 = 0. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x y का वैल्यू 360 रखते हैं, ये 360 के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा. तो 360 + y - x - 1 = 360. तो इसका मतलब 360 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, y - x = 1. ठीक है, y - x = 1. और कुछ तो दिया नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड था. ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे गिवन नहीं है. लेकिन देखो अब ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of train. तो देखो स्पीड अगर हम डिस्टेंस इनटू स्पीड करें तो वो 360 आया है. ठीक है, चलो हाँ एक बात और, अगर आप यहाँ देखो स्पीड हमने बढ़ा दिया. अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ध्यान दो, नोटिस करो. अगर आप यहाँ देखोगे तो x तो आपका वेरिएबल है स्पीड के लिए, y वेरिएबल है टाइम के लिए. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जो स्पीड का यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन जो टाइम का यूनिट होता है वो तो आवर होता है ना, आवर होता है. हम तो दोनों को ऐड थोड़ी कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना. इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे हम बोल सकते हैं ना, स्पीड को अगर हम ऐसे नहीं माने, देखो क्या करते हैं इसमें, अगर हम ये बोलें
कि अगर आप क्या करो, स्पीड को बढ़ा दो। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमारा क्या था, 360 किलोमीटर था ना, टोटल 360 किलोमीटर क्या था, टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस अगर 360 किलोमीटर है तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 किलोमीटर में जो हमारा टाइम पहले टी लगा था, ये स्टार्टिंग का क्या था, स्पीड था, स्टार्टिंग का स्पीड था। अगर ये स्पीड हमारा क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर क्या बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग का स्पीड था, 360/t हमारा क्या हुआ, स्टार्टिंग का स्पीड हुआ, और इसी स्पीड में हम 5 किलोमीटर क्या बढ़ा दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 360/t-1। बात समझ में आया? तो यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकालना चाहो तो टाइम अगर आपका निकल जाएगा तो ये आपका पूरा स्पीड आ जाएगा, पुराना 360/2 क्या हो जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 360 + 5t = 360/t-1। ठीक है, स्पीड हमने बढ़ा दिया तो टाइम कम लग रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में करना है तो सबसे पहले 360 किलोमीटर दिया है ना, आपको निकालना वैसे था स्पीड, निकालना क्या था, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड है उसका पूरा, तो पूरा जर्नी में उसका स्पीड 360 जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। बात समझ में आया? लेकिन स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं और टाइम को हम कम कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप टाइम बराबर लिखते हो तो टाइम बराबर क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या लिखते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सबसे पहला टाइम लिखोगे t1 हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम होगा वो क्या होगा, वो 360 बाय स्पीड होगा। स्पीड हम मान लेते हैं x, स्पीड क्या मान लेते हैं हम, x। लेट स्पीड बराबर x। ठीक है, स्पीड बराबर क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, तो पहला टाइम क्या होगा, 360 बाय x। दूसरा t2 जो टाइम होगा वो क्या होगा, t2 टाइम क्या बोल रहा है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दिए, स्पीड को कितना कर दिए, x + 5 कर दिए, तो हमारा टाइम जो होगा वो कितना कम लगेगा। हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो टाइम स्टार्टिंग में अगर t1 लग रहा था तो बाद में जो टाइम होगा वो 1 घंटा कम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि t1 - 1 बराबर t2 है। t1 - 1 बराबर क्या है, t2 है। ये क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग का टाइम है और ये बाद का टाइम है। ठीक है, ठीक है, ये शुरुआत का टाइम है और ये बाद का टाइम है। तो स्टार्टिंग का टाइम था 360 बाय x, बाद का टाइम हो गया 360 बाय x + 5, क्योंकि हमने स्पीड को बढ़ा दिया था और ये जो हमने स्पीड लिया x किलोमीटर पर आवर लिया है। तो इसका मतलब t1 - 1 बराबर t2 हो गया। तो t1 का वैल्यू हो जाएगा 360 बाय x - 1 बराबर t2 का वैल्यू हो जाएगा 360 बाय x + 5। बात समझ में आया? अब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 - x बाय 360 बाय x + 5। यहाँ अगर आप सॉल्व करो तो 360x - x² बराबर हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर लेना। 360x बराबर हो जाएगा 360x - x² + 5 × 360 -5x, ये आएगा। तो 360x से 360x कैंसिल हो गया, तो इधर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, x² - 5x प्लस, ठीक है, 36 × 5 कर लो, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15 और 3 180, 1800 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा x का जो पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप आंसर क्या करो, कमेंट बिलो। ठीक है, आंसर कमेंट करो, खुद से कर लो। ठीक है, x का जो वैल्यू आएगा, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, आप लगा देना, चाहे तो फैक्टराइजेशन लगा देना या फिर आप वो भी लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1800 को आप फैक्टराइज करके भी देख सकते हो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। x का लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा स्पीड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के सच दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अच्छा ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। के एक्स प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है और दूसरा 2kx प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0 दूसरा है। बोल रहा है कि k का वैल्यू बताइए जिससे जो इक्वेशन है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो उसका मतलब होता है a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको करना है। तो ये अगर आप करोगे तो a1/a2 क्या है k/2k बराबर b1/b2 4/8। तो इसका मतलब अच्छा साथ ही माइनस 8/16 ये तीनों तो बराबर ही है। वो तो वही क्वेश्चन था जो हमारा पहले लिया था हमने। तो k से k कट गया तो यहाँ पे भी k का एनी वैल्यू होगा, एनी वैल्यू। ठीक है क्योंकि दोनों लाइन तो सेम है। k से k कैंसिल भी हो जा रहा है ना, आप देखो k से k कैंसिल आ रहा है तो 1/2 आ जा रहा है। तो k एनी वैल्यू होगा बट आप 0 नहीं लोगे। ठीक है एक्सेप्ट 0। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली स्टेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए पहले नेचर बता देते हैं इस सॉल्यूशन का। तो पहला दिया हुआ x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका अगर आप a1/a2 चेक करो तो ये आएगा 1/2, b1/b2 चेक करो ये भी आएगा आपका 1/2 और c1/c2 चेक करो तो ये भी आएगा -1/-2 यानी कि 1/2 -6/-12 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया, ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट होगा ही और लाइन एक तरह से सेम ही हो जाएगा। तो इसका लाइन जो बनेगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 ग्राफ में बना के दिखा दूं। देखो ये है ना x प्लस वाई इक्वल टू 6 बोला है और x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 यही बोला गया है। तो देखो सेम ही लाइन बनेगा अगर आप रख के देखो वैल्यू। ठीक है x प्लस वाई इक्वल टू 6 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 अगर आप रखोगे तो सेम बॉक्स हम बनाएंगे ऐसे ही ना x y x का वैल्यू आप 0 रखो y देखना 6 आएगा, y का 0 रखो x 6 आएगा। तो पहला जो आपका लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहला लाइन ऐसा बनेगा जिसमें आपका ये पॉइंट होगा 0,6 और ये पॉइंट होगा 6,0। ठीक है तो ये लाइन बनेगा। दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 है तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए x अगर आप 0 रखो, x 0 रखो तो y कितना होगा 6 होगा, y 0 रखो x भी 6 होगा, सेम ही बनेगा। तो मतलब दूसरा लाइन आपका इसी पे चला जाएगा। ठीक है दूसरा लाइन आपका इसी पे चला जाएगा। ठीक है तो सेम ही लाइन बनेगा तो इसके सॉल्यूशन इनफिनाइट होंगे ना, तो हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आया, हर पॉइंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन था ये। ठीक है बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली एंड स्टेट वेदर द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन। अच्छा देखो सेम ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको चलो सारा चीज हम LHS में ले लेते हैं। -6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे -12 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप सेम सॉल्व करो। a1/a2 का वैल्यू बताओ क्या होगा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 का क्या होगा वैल्यू 1/2 और c1/c2 का क्या होगा -6/-12 यानी कि 1/2। सेम क्वेश्चन था क्या, सेम क्वेश्चन था। x प्लस वाई इक्वल टू 6 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है चलो कोई बात नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 था यहाँ पे और यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 था। यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था और एक था 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। कोई बात नहीं ये इसका भी सेम ही आएगा। तो इसका ग्राफ तो अलग बनेगा, उससे सेम नहीं बनेगा बट ये भी सेम ही होगा। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्योंकि तीनों बराबर है वैल्यू। a1/a2 बराबर b1/b2 है बराबर c1/c2 है। बात समझ में आया। तो इसका भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ अगेन बनाना है तो देख लो बना देते हैं। क्या था x आपका लाइन क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो 2x प्लस वाई बराबर 6 था। इसका अगर आप लाइन बनाना चाहो तो x y का वैल्यू रखो, x 0 रखो तो y आएगा 6, अगर आप y 0 रखोगे तो x आएगा 3। तो एक पॉइंट होगा 0 6
तो इधर आपका होगा 0,6 और इधर होगा आपका 3,0। ये तो आपका एक्चुअली में लाइन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये लाइन होगा। और दूसरा लाइन भी जो होगा, दूसरा लाइन क्या है, 4x + 2y = 12, 4x + 2y = 12। तो ये भी लाइन में आप रखोगे तो सेम ही पॉइंट मिलेगा x y। तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखो तो y मिलेगा आपको 6, y 0 रखोगे तो y अगर आप यहाँ 0 रख के देखो, y 0 रखो तो x कितना मिलेगा 3। तो सेम ही लाइन तो होगा, ठीक है, सेम ही लाइन होगा। बात समझ में आया? ये दोनों लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, सेम लाइन होगा, ठीक है। तो सेम लाइन होगा तो सॉल्यूशन हर पॉइंट पे आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, हर पॉइंट पे आएगा, समझ गए। तो ये भी सेम ही लाइन था, कैसा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये भी लेकिन कंसिस्टेंट है, पिछला भी आपका कंसिस्टेंट था, ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये भी कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है सिस्टम। बात समझ में आया? सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन कंसिस्टेंट है, आप लोग भी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। बात समझ में आया? तो कंसिस्टेंट है, तो दोनों कैसा सॉल्यूशन था आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे वही तो पूछा था कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बाकी हमने कंसिस्टेंसी भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बच्चों बस यही थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पूछे जाते हैं। बस इन सब क्वेश्चंस को आप फिर से अपने से प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बनता हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। बाकी आप जितना हो सके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिवाइज करो। सारा चीज़ें मैंने बता चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तब तक आप बस पढ़ो और क्या, ठीक है, पढ़ो। आपका बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहा है तो पढ़ो और बस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।